तक देखा था अपन ने, ठीक है, सब याद है ना, साइज वगैरह। अब चलते प्रोकैरियोटिक सेल पे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल जिसका जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर अरे मेम्ब्रेन। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, या जिसको अपन क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ना। अब देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके पास ये जो न्यूक्लियस है इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, सीधा ऐसे पड़ा रहता है, डीएनए खुला, डीएनए ऐसे खुला पड़ा रहता है। न्यूक्लियर वॉल को नहीं हो। हाँ, ये न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, ये जो वॉल है वो नहीं होती, ये सिर्फ किस में होती है? यूकैरियोटिक के पास होती है। इसके अंदर एब्सेंट रहती है, इसमें प्रेजेंट रहती हाँ है। चलो ठीक है। अब देखते प्रोकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंट बाय द सेल, सॉरी रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो इसका नाम तो एल्गी है पर ये होता क्या है एक्चुअली में? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है, जिसको अपन बीजीए बोलते हैं। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा होता है, वो भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी थी? 0.3 माइक्रोमीटर, सबसे छोटा है ना। एंड पीपीएलओ, पीपीएल होता है प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। तो ब्लू ग्रेन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ये सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये बोल रहा है ये जनरली छोटे होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है? छोटी होती है और ये जल्दी डिवाइड करते हैं। इनके अंदर डिवाइड करने का मैकेनिज्म क्या होता है? जल्दी होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इतने में हो जाते हैं। अपनी सेल को डिवाइड करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 24 आवर्स। लेकिन इनकी सेल जल्दी डिवाइड होती है। देखो दे आर जनरली स्मॉलर, एक तो छोटे होते हैं, एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। तो ये मोर रेपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ दे आर वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप एंड साइज। देखो मतलब किसी की साइज छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। ग्रेटली का मतलब कि ये विभिन्न होते हैं। वरी, समझ आया था कि मतलब इनकी साइज किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है ना। किसी की शेप कैसी होती है ना। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस। देखो बैक्टीरिया होता है वो 4 शेप में मिलता है। बेसिलस मतलब रोड, ये रोड है ना एक तरह की, तो रोड लाइट, इस टाइप के बैक्टीरिया को अपन बोलते हैं बेसिलस। क्या बोलते हैं? बेसिलस। बेसिलस मतलब रोड की तरह, रोड होती है ना लंबी सी, ये रोड है बेसिलस। एक होता है कोकस। कोकस मतलब स्पेरिकल, गोल गोल होते हैं, उसको बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। कोकस जो स्पेरिकल होता है। एक होता है विब्रियो, जो कोमा की तरह होता है, इस तरह की शेप होती है इसकी, कोमा की तरह, इसको बोलते हैं विब्रियो या कोमा शेप। एक होता है स्पाइरुलम, जो स्पाइरल लाइक होती है, इस तरह से स्पाइरल की तरह, इस तरह से स्पाइरल की तरह शेप होती है। तो 4 शेप में बैक्टीरिया मिलता है। कौन कौन सी शेप? स्पाइरल, विब्रियो, कोकस और बेसिलस। बैक्टीरिया 4 शेप में मिलता है, या तो ऐसे मिलेगा, या ऐसे मिलेगा, या ऐसे मिलेगा, या ऐसे मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल। इसको बोलते हैं विब्रियो या कोमा लाइक। यहाँ तक समझ आया? कोमा की तरह दिख रहा है ना। हाँ, कोमा की तरह दिख रहा है। Now, the organism of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit wide variety of shape and function, है ना। क्या बोल रहे हैं कि इस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसके अंदर ऑर्गन है वो कैसे रहते हैं, इज फंडामेंटली सिमिलर टू इवन दो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, तो चाहे इसकी शेप ऐसी हो चाहे इसकी शेप ऐसी हो, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। और इस तरह से इसमें राइबोसोम है तो इस तरह से इसमें भी राइबोसोम होंगे, है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो शेप कैसी भी हो, ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है। देखो इस लाइन को दोबारा पढ़ो। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। चाहे इनका फंक्शन अलग हो चाहे कैसा भी हो, बट उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेम होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या समझते हो कि उसमें ऑर्गन है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो वो ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट उनके जो ऑर्गनल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यहाँ तक समझ आया? नाउ ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। अब ये बोल रहे हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर सबसे बाहर क्या होगी? सेल वॉल होगी। सभी के अंदर होगी। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर सभी के अंदर क्या होगी? सेल वॉल होगी।
एक्सेप्ट शेन वन सेल वॉल होगी, एक्सेप्ट किस में नहीं होती, एक्सेप्शन क्या है अपने पास, एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होती सेल वॉल। ये भी क्या है प्रोकैरियोट, बस इसके पास क्या नहीं होती सेल वॉल। सेल वो नहीं होते, एनिमल के पास राइबोसोम भी के पास भी तो नहीं होती। राइबोसोम सेल थोड़ी ना है, राइबोसोम तो सेल का ऑर्गन है, अच्छा माइकोप्लाज्मा तो सेल है ना खुद एक, अपन सेल की बात करें ना। तो ये माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास क्या नहीं होती सेल वॉल नहीं होती, और एनिमल्स के पास भी सेल वॉल नहीं होती, करेक्ट। तो एनिमल जैसे करेक्टर ना इसके पास। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। इनके अंदर भी जो फ्लूइड में यहाँ पे ये डीएनए पड़ा है, और यहाँ पे जो फ्लूइड होगा जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड मैट्रिक्स को अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे जो पानी पानी जैसा है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए से पड़ा रहता है, करेक्ट। प्रोकैरियोटिक बात करें ना तो नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुला पड़ा रहता है ना, नेक्ड खुला पड़ा रहता है, नंगा रहता है ना इस तरह से, कोई ये जो वॉल है वो नहीं होती, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। नो नॉट एनवलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवलप नहीं होता, मतलब क्लोज नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, मतलब कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, समझ आया। बंद नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, देखो इसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए, ये जो डीएनए इसको क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। इसके साथ साथ इनके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है ना। जो जीनोमिक डीएनए है जिसको बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर होता है, तो इनका ये जो डीएनए इसके पास क्रोमोसोम कितने होते हैं, सिंगल होते हैं, एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोल गोल होता है इस तरह से। ये सेल है, इसका जो डीएनए वो गोल गोल होता है इस तरह से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए, खुला पड़ा रहता है ना। और कैसा होता है, सर्कुलर होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, है ना। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो दो डीएनए होते हैं इनके पास, एक तो जीनोमिक मतलब जो पेरेंट से किस में जाएगा, प्रोजेनी के अंदर, चाइल्ड के अंदर, ठीक है। दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। देखो एक तो ये तो हो गया डीएनए वाला जीनोम, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, है ना। इसका बहुत बड़ा रोल है, ये आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। जो आज जितनी भी दवाइयाँ बनती है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें ना, वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। यहाँ तक समझ आया। क्या क्या बताया मैंने कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका देखो ये डीएनए, सपोज करो ये रहा डीएनए, ये तो यूकैरियोटिक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया हुआ क्या, देखते हैं डायग्राम है क्या इसमें, नहीं डायग्राम नहीं है, चलो मैं बताता हूँ बना के। ये सपोज करो ये अपनी सेल हो गई, ये जो डीएनए होता है जो जीनोमिक डीएनए वो कैसा है, सर्कुलर है, गोल। और एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये जो जीनोमिक डीएनए ये क्या है, जीनोमिक डीएनए। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। और साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया, और बाहर की तरफ हर एक बैक्टीरियम थोड़ी हो। हाँ ऑलमोस्ट हर बैक्टीरिया में मिलता है ये प्लाज्मिड। और ये सेल वॉल होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। नाउ द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू सच बैक्टीरिया। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर देता है किसको, बैक्टीरिया को, है ना। तो फिनोटिपिक मतलब कि उसकी शेप उसको अलग बना देगा, किसको, बैक्टीरिया को। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म ए सर्टेन यूनिक फिनोटाइप, तो यूनिक बनाएगा, कौन बनाएगा, प्लाज्मिड बनाएगा, प्लाज्मिड वाला डीएनए बनाएगा, ठीक है। करेक्ट सच बैक्टीरिया वन सच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब इसमें एक करेक्टर कौन सा है कि जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा वो एंटीबायोटिक होगी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना देगा। मतलब मान लो ये प्लाज्मिड डीएनए, तुमने कुछ दवाई डाली इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, और इसके पास यहाँ पे उस दवाई के खिलाफ क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। मतलब तुम दवाई भी डालोगे तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्यों, इसके पास क्या है, प्लाज्मिड वाला डीएनए। और प्लाज्मिड वाला डीएनए उसको क्या करता है, इसको एंटीबायोटिक बना के नहीं, एंटीबायोटिक से बचाता है उसको, बना के नहीं देता, बचाता है उसको। क्या करता है, बचाता है। तो तुम इसको उसके अंदर तुम दवाई भी डालोगे तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, किसकी वजह से, प्लाज्मिड की वजह से। किसकी वजह से, प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए।
आगे क्लास में पढ़ोगे ये बैक्टीरिया ना, वो क्या करेगा, तुम्हारे पास जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन चाहिए ना, तो इंसुलिन बनाने में भी हेल्प करता है। आजकल जो दवाई अपन इंसुलिन वगैरह लेते हैं वो इसी प्लाज्मिड की हेल्प से बनाते हैं, है ना। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो आगे क्लास में पढ़ेंगे ना। नो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। अब ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ये यूकैरियोट में मिलती है पर प्रोकैरियोट में नहीं मिलती। समझ आया यहाँ तक? नो ऑर्गेनल्स लाइक वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। ये बोल रहा है कोई भी ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में मिलता हो एक्सेप्ट राइबोसोम। सिर्फ राइबोसोम एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में क्या, दोनों में मिलती है, और कोई भी एक सेम चीज़ नहीं मिलती दोनों के अंदर। समझ आया यहाँ तक? प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक टू फॉर्म इंक्लूजन। अब ये बोल रहा है प्रोकैरियोट्स के पास ना क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस तरह से अंदर अंदर की तरफ मुड़ जाती है। देखो इसको डायग्राम बना के सही से बताता हूँ। सपोज करो अपने पास ये सेल वॉल हो गई और ये अपने पास सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, इस तरह से मुड़ जाएगी अंदर की तरफ, क्यों? है ना। ये मुड़ के कुछ शेप बनाएगी, ये शेप बनाएगी, है ना। इंक्लूजन करेगी, मुड़ जाएगी। देखो प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक टू फॉर्म द इंक्लूजन्स। इंक्लूजन मतलब मुड़ रही है। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड मेसोसोम। और ये जो मुड़ी हुई फॉर्म है, इस मुड़ी हुए स्ट्रक्चर को, ये वाली जो स्ट्रक्चर मुड़ी हुई है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मेसोसोम। मेसोसोम बोलते हैं। देखो तुमने बोला क्यों, देखो क्यों इसलिए क्योंकि देखो अपने पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास देखो क्या होती है, 2 वॉल होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है? एटीपी बनाने में। माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं हो? प्रोकैरियोट के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। देखो अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प करता है। पावर हाउस होता है अपनी बॉडी का। पावर हाउस होता है। अब भाई इसको एटीपी बना के कौन देगा? इसको भी एटीपी चाहिए। भाई एटीपी क्या होती है? करेंसी होती है, काम कराने में हेल्प करती है, एनर्जी देती है। अब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो इसके पास कुछ तो होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया वाला वो भी तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक में। हाँ जितने तो हो गया ना, वो बता तो दिया मैंने कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो नहीं मिलते। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसमें नहीं मिलता। अब इसकी जो सेल देखो, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह दूसरी स्ट्रक्चर बनाएगा। इसकी सेल वॉल क्या करेगी, अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। मुड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर बनाएगी, इसको क्या बोलेंगे? मेसोसोम। अब ये मेसोसोम क्या करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगी। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कौन करता है? प्रोकैरियोट के अंदर मेसोसोम करता है। M4 माइटोकॉन्ड्रिया, M4 मेसोसोम, याद रहेगा। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोट। ये यूकैरियोट में नहीं मिलता, सिर्फ किस में मिलता है? मेसोसोम प्रोकैरियोट में मिलता है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और किसकी इनफोल्डिंग है ये? सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट चले। नाउ सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब जो सेल एनवलप है, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, अब इसकी कुछ मॉडिफिकेशन होती है। जैसे एक मॉडिफिकेशन तो अपने देख ली, मेसोसोम मॉडिफाई होगा ना सेल। नाउ मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, है ना, ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी कौन सी मेनली अपन बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलप। उनकी जो एनवलप मतलब ये जो वॉल है वो क्या होती है? केमिकली कॉम्प्लेक्स, मतलब खतरनाक केमिकल्स मिलते हैं इसके एनवलप के अंदर। एनवलप का मतलब सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल की बात हो रही है। तो उसके अंदर जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलप होती है इसकी। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। अब देखो इसके अंदर 3 लेयर मिलती है। किसके पास? बैक्टीरिया के पास ऊपर जो 3 लेयर मिलती है। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स फॉलो बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो आपको बता दी मैंने, ठीक है। अब एक जो मेम्ब्रेन होती है एक्स्ट्रा मिलती है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, उसका हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा वॉल होती है बाहर की तरफ, इससे सेल वॉल से भी बाहर होती है ना, ये जो रेड वाली है। तो इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स कुछ में होगा। हाँ, कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती, सब में नहीं होती। फिर अंदर अपने पास क्या होगी? सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन, और फिर अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। तो देखो तीन हो गई ना अपने पास। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स, फिर अंदर सेल वॉल, फिर इसके अंदर भी क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर मिलती है। समझ आया यहाँ तक? ऑल दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। ये बोल रहे हैं हर लेयर का अलग अलग काम होता है ना, हर लेयर अलग अलग काम करती है। ग्लाइकोकेलिक्स अलग काम करेगा, सेल वॉल अलग काम करेगी, और सेल मेम्ब्रेन अलग काम करेगी। यहाँ तक समझ आया?
दे टू एक्ट टुगेदर टू ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, और तीनों एक साथ क्या काम करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया का जो डीएनए अंदर है वगैरह, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करिए? तीनों लेयर करिए ना। तो वैसे तो तीनों लेयर का अलग अलग काम होता है, लेकिन एक ऐसा काम जो सिमिलर है वो क्या है? प्रोटेक्शन करना। बैक्टीरिया के क्या करना? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करना। यहाँ तक समझ आया? बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 groups on the basis of different in the cell envelope and manner in which they respond to the staining procedure developed by the Gram-Wiz। ये बोल रहा है तीनों जो लेयर है उनका अलग अलग काम है ना? तीनों की डिफरेंट डिफरेंट बेसिसिटीज़ है ना, अलग अलग मैनर के अंदर। अब क्या करेंगे अपन? इसको स्टेन करेंगे। स्टेन मतलब ऊपर से अपन कुछ केमिकल डालेंगे, कलर वाले केमिकल। क्या डालेंगे? कलर वाले केमिकल डालेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया होंगे उस कलर को ले लेंगे तो स्टेन हो जाएंगे भाई। कुछ बैक्टीरिया कलरफुल बन जाएंगे। मान लो तुमने ब्लू कलर डाला, बैक्टीरिया क्या हो गया? ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब उसने क्या किया? स्टेन को ले लिया। और कुछ बैक्टीरिया होंगे वो स्टेन को नहीं लेंगे। करेक्ट। तो उसके बेस पे उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। और ये काम किसने किया था? ग्राम ने किया था। किसने किया था? ग्राम-विज ने किया था। दोज टेक द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, जो कलरफुल बन जाते हैं, उस टाइप के बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव। एंड द अदर दे डू नॉट आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो उस कलर को नहीं लेते, उस तरह के बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव। तो देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जो कलर को ले लेते हैं उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर को नहीं लेते उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। यहाँ तक समझ आया? तो फिर अपने अंदर की जितने भी सेल होते हैं सब नॉन कलर होते हैं क्या? उनके कोई कलर नहीं होते क्या? नहीं, उनका कोई कलर नहीं होता। अपन बाहर से कलर डालते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये काम किसने किया था? ग्राम ने किया था। विज। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव समझ आया? जो स्टेन को लेंगे वो क्या होंगे? ग्राम पॉजिटिव। जो स्टेन को नहीं लेंगे वो क्या होंगे? ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ ग्लाइकोकेलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, सेल वॉल के ऊपर भी है ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अब ये बोल रहे जो आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकेलिक्स है ना, मान लो ये सेल वॉल है ना, ये जो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स वाली लेयर है, कुछ में ये पतली होती है, कुछ में ये क्या होती है? मोटी होती है। तो ये क्या करती है? डिफर करती है अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर। क्या करती है? डिफर करती है। किसमें? कॉम्पोजिशन मतलब किसी में मोटी होती है, किसी में पतली होती है। कॉम्पोजिशन और थिकनेस। ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब केमिकल क्या है उसमें। ठीक है भाई। सभी बैक्टीरिया की जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो सेम तो होगी नहीं, कुछ बैक्टीरिया की अलग होगी, कुछ की अलग होगी। करेक्ट। तो ये सपोज करो अपनी ग्लाइकोकेलिक्स हो गई, ये अपनी सेल वॉल होगी, और ये अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। अब किसी के अंदर ये सपोज करो किसी के अंदर ये मान लो किसी अलग केमिकल की बनी है, किसी के अंदर अलग केमिकल की, है ना। तो ये क्या हो गया? अपने पास ग्लाइकोकेलिक्स हो गई। समझ आया इतना? फिर अंदर क्या होगी? सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगी और थिकनेस भी क्या होगी? अलग अलग होगी। कॉम्पोजिशन का मतलब केमिकल स्ट्रक्चर और थिकनेस का मतलब उसकी थिकनेस। ठीक है। इट कुड बी लूज सीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। अगर ये लूज होगी, अगर ये ग्लाइकोकेलिक्स वाली लूज होगी, सपोज करो एकदम लूज है, तो इस ग्लाइकोकेलिक्स को अपन क्या बोलेंगे? स्लिम लेयर। स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर बोलेंगे। कब? जब ये क्या होगी? लूज होगी। क्या होगी? लूज होगी। जब ये लूज सीथ की तरह होगी तो इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। इन सम वाइल इन अदर्स इट में भी थिक और टफ। कुछ में क्या होगी? ये थिक होगी और टफ होगी। तो जब थिक और टफ होगी तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकेलिक्स को कैप्सूल बोलेंगे। कैप्सूल। तो एक कैप्सूल और स्लाइम लेयर ये दोनों क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स है। इसको बस अगर ये लूज होगी तो इसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। अगर ये थिक और टफ होगी तो इसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। यहाँ तक समझ आया? आया। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, है ना। जो सेल वॉल होगी वो क्या करेगी? वो सेल की शेप को डिटरमाइन करेगी। मतलब सेल की शेप राउंड है या फिर रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर लाइक है, तो वो कैसी शेप है उसको डिसाइड करने का काम कौन करेगा? सेल वॉल करेगी। कौन करेगी? सेल वॉल। एंड सेल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब कि उसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उस रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेल वॉल होगी। सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलेप्सिंग। और बैक्टीरिया फट ना जाए, है ना। सपोज करो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल पानी, बैक्टीरिया ने पानी पिया, ठीक है, पानी ऑब्जर्व किया। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पानी ऑब्जर्व करेगा तो बैक्टीरिया फट जाएगा भाई। अगर सेल वॉल नहीं होगी तब तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? फट जाएगा ना। करेक्ट। तो उसको फटने से, ब्रस्ट होने से बचाता कौन है?
ब्रस्ट और कोलेप्स, कोलेप्स का मतलब एकदम सिकुड़ने से, और ब्रस्ट होने से। बचाता कौन है इसको? सेल वॉल बचाती है। तो सेल वॉल क्या करती है? इसको ब्रस्ट होने से और कोलेप्स होने से बचाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अभी बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसका मतलब क्या होता है सेलेक्टिवली परमेबल? इसका मतलब कि जो सपोज करो ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब सेल के अंदर अंदर कौन आएगा और बाहर कौन जाएगा उसको डिसाइड कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। नहीं, वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन करती है। सेल के अंदर यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म में कौन आ रहा है? DNA और हाँ, साइटोप्लाज्म में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उसको डिसाइड करने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन करती है। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, देखो वापस पढ़ो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्ट करती है किसको अंदर आना है किसको नहीं आना इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, और इंटरेक्ट करती है बाहर से अंदर कौन आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होती है? सेम होती है। यहाँ तक समझ आया? ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड मिजोजोम। अब मैंने बताया था देखो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर फोल्ड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिजोजोम बोलते हैं। तो ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हो गया ना, स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड मिजोजोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड होकर एक्सटेंड करके बनाती है मिजोजोम इन द सेल। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। और किसकी फॉर्म में होते हैं? वेसिकल्स की फॉर्म में, या ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, या लेमेली की फॉर्म में। वेसिकल्स मतलब ऐसे राउंड हो सकते हैं, मान लो ये फोल्ड राउंड हो गया है ना। ट्यूब लाइक हो सकते हैं, ऐसे ट्यूब की तरह हो गया सपोज करो, तो ये ट्यूब की तरह भी फोल्ड बना सकती है। और लेमेली लाइक इस तरह से लेमेली लाइक भी बना सकती है। तो ये जो मेसोजोम है वो 3 टाइप के बन सकते हैं, या तो वेसिकल्स की फॉर्म में बनेंगे, या ट्यूब की फॉर्म में बनेंगे, या लेमेली की फॉर्म में बनेंगे। यहाँ तक समझ आया? द हेल्प द सेल वॉल फॉर्मेशन। और सेल वॉल को बनाने में कौन काम करता है? सेल वॉल को बनाते हैं। सेल वॉल को बनाने में काम कौन आता है भाई? मैंने क्या बताया अभी तक? ये अपने आउटरमोस्ट सेल वॉल हो गई, ये अपनी क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं अपन? मिसोसोम। मेसोजोम होगा। अब ये जो सेल वॉल है ये बना कौन रहा है? तो ये मेसोजोम है ना, वो सेल वॉल को बनाने में मदद करेगा। तो पहले इसका मतलब पहले कौन बनता है? पहले मेसोजोम बनता है, फिर उसके बाद धीरे 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 सेल वॉल बनाना। तो मेसोजोम क्या करेगा अपने? किस में हेल्प करेगा मेसोजोम? सेल वॉल बनाने में। मेसोजोम हेल्प इन द सेल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। यहाँ तक समझ आया? और किस में करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन। और किस में काम करेगा मेसोजोम? एक तो सेल वॉल को फॉर्मेशन में, सेल वॉल बनाने में काम करेगा, एक किस में करेगा? डीएनए की रेप्लिकेशन में। डीएनए का रेप्लिकेशन समझते हो? डीएनए रेप्लिकेशन समझते हो क्या? रेप्लिकेशन मतलब सपोज करो ये डीएनए, अब इस डीएनए को कॉपी करना है, मान लो इसी की एक कॉपी बनानी है, तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया ना, तभी तो 2 सेल बनाएंगे, तो एक डीएनए इधर जाएगा, एक डीएनए इधर आएगा। भाई एक इस सेल में आएगा डीएनए, एक इस सेल में आएगा, तो कॉपी तो बनानी पड़ेगी। तो जो सेल की जो कॉपी बना रही है उसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। सॉरी, जो डीएनए की कॉपी बना रही है उसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए को पहले रेप्लिकेट करेंगे तभी तो डिवाइड करेगी सेल। ये तो दोनों डीएनए रेप्लिकेशन में कौन हेल्प कर रहा है? मिसोसोम। मेसोजोम कर रहा है ना। मिसोसोम या यहाँ तक समझ आया? मिसोसोम। तो डीएनए की रेप्लिकेशन में कौन काम कर रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन मिसोजोम। देखो मेसोजोम का क्या काम होता है? एक तो सेल वॉल फॉर्मेशन में काम करता है, एक डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में काम करता है। 2 काम हो गए ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट द डॉटर सेल। तो डॉटर सेल में मतलब कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो डीएनए, उसमें काम कौन कर रहा है अपने पास? मिसोसोम। मिजोजोम मेसोजोम कर रहा है। यहाँ तक समझ आया? आया कोई डाउट यहाँ तक? नो। ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। और किस में काम करता है साथ साथ में? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब एटीपी बनाने में। किसमें? एटीपी बनाने में। एटीपी बनाने में। एटीपी क्या होती है? करेंसी होती है ना। करेंसी। सिक्रेशन प्रोसेस का मतलब कि कोई चीज़ को बाहर निकालना या अंदर लेके आना, उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो और किस में काम कर रहा है? सिक्रेशन के अंदर। किसमें? सिक्रेशन में। सेल वॉल बनाने में, डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में, एटीपी बनाने या रेस्पिरेशन करने में, या सिक्रेशन के अंदर इतने काम करे मिसोसोम। हाँ। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक कंटेंट। और ये क्या कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एरिया इंक्रीज कर रहा है भाई। अगर सीधी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? इस तरह से अंदर फोल्ड है, फिर अंदर फोल्ड है, फिर अंदर फोल्ड है। साइज बड़ी किसकी होगी? इसकी होगी ना। अरे इसकी होगी ना, अंदर फोल्ड हो रही है। ठीक है, इसको साइज को पूरा ओपन करेंगे तो बड़ी हो जाएगी ना। तो मतलब सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ना। सरफेस एरिया इसका बड़ा है, तो एक तो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है,
किसके लिए? एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए। एंजाइमेटिक। हाँ मतलब एंजाइम काम करे उसके लिए। नाउ इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। अब कुछ प्रोकैरियोट होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया ना, ये क्या है? एक प्रोकैरियोट हो गया, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, वो क्या है? प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोटिक। देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। जिसके अंदर होता है पिगमेंट, मतलब जो बैक्टीरिया को कलर देने का काम कौन करेगा? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, जो जिसमें क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो इन सम बैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एक्सटेंशन होती है, उस एक्सटेंशन को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, है ना। ये इस क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं। इस पिगमेंट की वजह से जो बैक्टीरिया को क्या मिलता है? कलर मिलता है। तो बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट कलर के अपन को मिलते हैं। और आप वो किसकी वजह से होते हैं? रेड ब्लड सेल होगा जो खून भी का लाल कलर के यहाँ दिखा है, वो भी नहीं वजह से दिखा है। नहीं, वो अपनी सेल की अलग बात वो है। हेमोग्लोबिन की न्यूक्लियोटिक जैसे सेल होती दिखते है। हैं। हाँ, वो हीमोग्लोबिन होता है ना। तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो कलर आता है, जैसे कौन सा बैक्टीरिया? जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, तो उनके अंदर जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर। क्यों? क्योंकि क्रोमेटोफोर के पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स। यहाँ तक समझ आया? नाउ बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। देखो मोटाइल का मतलब चल सकती है या नहीं चल सकती। तो कुछ जो बैक्टीरिया रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया नहीं चल सकते। तो जो बैक्टीरिया चल सकते हैं उनको बोलते हैं मोटाइल बैक्टीरिया, और जो नहीं चल सकते उसको बोलते हैं नॉन मोटाइल न्यूटेरिया। इफ मोटाइल, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, चल सकता है, हैव ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड द फ्लैजिला। मतलब कि जैसे सपोज करो ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन से कुछ थिन फ्रेगमेंट्स निकलेंगे बाहर की तरफ, है ना। उस थिन फ्रेगमेंट्स को सेल वॉल से बाहर निकल रहे, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला। ये क्या करेंगे? इसे मूव करेंगे, इसे ऐसे चल घूमते रहेंगे, है ना। इस तरह से मूव करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी, सपोज करो पानी के अंदर है और ये फ्लैजिला हिलेगा, ठीक है, मूव करेगा। ये मूव करेगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया चलेगा, पंखा वो काम करे एक तरीके से। हाँ। ढंका देना, पुश करना। पुश करने का काम करेगा। करेक्ट। नो, इफ मोटाइल बैक्टीरिया अगर मोटाइल होगा, दे हैव थिन फिलामेंट एक्सटेंशन, फिलामेंट लाइक एक्सटेंशन होते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द सेल वॉल। कहाँ से हो रहा है? सॉरी, सेल वॉल से हो रहा है ना। कहाँ से हो रहा है? सेल वॉल से हो रहा है। यहाँ से सेल वॉल से हो रहा है ये, ठीक है। सेल में से नहीं, सेल वॉल से हो रहा है। उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। तो इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंट एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से हो रहा है, उसको बोलेंगे फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो रेंज नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला। अब बैक्टीरिया के अंदर इनका जो अरेंजमेंट होता है और इनकी रेंज होती है वो अलग होती है। मान लो कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक ही फ्लैजिला है, किसी के अंदर, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है ना। किसी की साइज छोटी है, किसी की साइज बड़ी है, करेक्ट। तो इनका अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है फ्लैजिला का। हाँ, स्पीड ना मेंटेन करे। नो, बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। अब बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक, एक होती है बेजल बॉडी, है ना। तो ये जो बाहर अपन को दिख रहा है मेनली, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट की तरह होता है। हाँ। फिर ये अंदर ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे हुक होता है। फिर हुक, फिर एक पार्ट जो अंदर की तरफ एम्बेडेड होता है, उस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बेजल बॉडी। तो फिलामेंट के 3 पार्ट हो गए, बाहर वाला हुक, फिलामेंट हो गया, फिर ये हुक हो गया, फिर अंदर की तरफ ये क्या हो गया? बेजल बॉडी। 3 पार्ट हो गया ना। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट होता है वो सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन? फिलामेंट बोलते हैं। बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया के पास पिल्लाई और फिम्बरी भी होती है। ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर बिसाइड द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। अब ये बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया के पास, कुछ बैक्टीरिया के पास पिल्लाई भी होती है और कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होती है? फिम्बरी भी होती है, ठीक है भाई। फ्लैजिला किस में काम कर रहा है? मोटिलिटी, चलाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो पिल्लाई और फिम्बरी है वो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती, है ना। सपोज करो ये इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं पिल्लाई या फिर फिम्बरी बोलते हैं, है ना। तो ये भी होती है कुछ बैक्टीरिया के पास, लेकिन ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती। मोटिलिटी में हेल्प कौन करता है? फ्लैजिला करता है।
तो जो पिलाई और फिम्बरी ये भी क्या एक्सटेंशन है ना, सेल के बाहर जो एक्सटेंशन है वो भी है एक्सटेंशन, लेकिन ये हेल्प मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती। ठीक है। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेरिकल प्रोटीन। तो पिलाई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से जूम करके देखेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, है ना। ठीक है। और ये कुछ स्पेशल प्रोटीन से बनी हुई होती है। किससे बनती है? स्पेशल प्रोटीन। स्पेशल प्रोटीन से। नो, द फिम्बरी आर द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्लिटिंग आउट ऑफ द सेल। और फिम्बरी कैसी होती है? ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होती है, इस तरह से स्प्लिटिंग आउट होती है इस तरह से सेल के पास। ठीक है। तो ये इस तरह से स्प्लिटिंग आउट होती है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नाउन टू हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक एंड स्ट्रीम ऑल्सो टू द होस्ट सेल। अब ये जो फिम्बराई है, फिम्बराई मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती। ठीक है। मोटिलिटी में कौन हेल्प करेगा? सिर्फ फ्लैजिला करेगा। फ्लैजिला। लेकिन पिलाई स्पेशल प्रोटीन की होती है। और ये जो फिम्बरी होती है ना, ये क्या करेगी? अटैचमेंट में हेल्प करती है। सपोज करो किसी रॉक से बैक्टीरिया को चिपकना है, तो उस रॉक से चिपकाने में हेल्प कौन करेगी? फिम्बराई करेगी। फिम्बराई सक्शन करती है एक तरीके से उसमें। हाँ। और होस्ट का जो टिश्यू, सपोज करो हमारी सेल के पास उसको चिपकना है आके, ये हमारी सेल है, बैक्टीरिया हमारी सेल से कैसे चिपकेगा? इस फिम्बराई की हेल्प से चिपक, इसको ऐसे टाइट करके पकड़ लेगा। किसकी हेल्प से? फिम्बराई फिम्बराई इंटरलॉक की हो हेल्प से। जाएगा। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ। जो साइनो बैक्टीरिया है उसके पास कलर किसकी वजह से आता है? साइनोबैक्टीरिया। साइनो अरे उसमें कलर आता है क्रोमेटोफोर की वजह से। क्रोमेटोफोर कहाँ पे मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, उसके अंदर उसके पास कुछ क्या होता है? पिगमेंट पिगमेंट्स होते होते हैं। हैं। पिगमेंट नहीं, पिगमेंट्स होते हैं। और जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर जो सेल का एक्सटेंशन होता है उसमें जो फिलामेंट्स वगैरह होते हैं, या जिसको फ्लैजिला बोलते हैं अपन, वो कहाँ से बाहर निकलता है? सेल वॉल से बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है? सेल वॉल से बाहर निकलता है। ठीक है। और फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है। सबसे बड़ा वाला पार्ट फिलामेंट, फिर हुक और फिर बेसल बॉडी अंदर की तरफ। ठीक है। तो फिर फ्लैजिला किस में हेल्प करेगा? मोटिलिटी में हेल्प करेगा। दो ऐसी स्ट्रक्चर जो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती लेकिन होती है, वो कौन कौन सी? पिलाई होती है, फिम्बरी होती है। फिम्बरी का काम क्या होता है? अटैचमेंट करवाने में, रॉक से या अपनी टिश्यू से अटैचमेंट करवाने का काम कौन करेगी? फिम्बराई। फिम्बरी करेगी। ठीक है। पिलाई क्या किसकी बनी होती है? स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? और मेसोसोम का काम क्या क्या होता है? एक तो सेल वॉल बनाने में काम करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में काम करेगा, है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और रेस्पिरेशन में काम करेगा, सिक्रेशन में काम करेगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिससे एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ेगा। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अभी चलते हैं राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ पे। ठीक है। नाउ राइबोसोम बताया था मैंने, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती ना, और ये किसके? दोनों के पास मिलते हैं। के पास प्रेजेंट होता है। किसमें? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलते हैं। ठीक है। और काम क्या करते हैं? ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन, तो सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, सिक्रेशन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सीक्रेट नहीं करते क्या ये? सीक्रेट और कोई करेगा। नाउ इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ये बोल रहे हैं जो प्रोकैरियोट्स के अंदर है ना, जो राइबोसोम अपन को मिलता है, वो किसके साथ चिपके रहते हैं? एसोसिएट मतलब चिपके रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए रहते हैं। दे आर अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज, है ना। तो देखो ये नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹। तो इनकी साइज कितनी थी? 15 to 20 नैनोमीटर। देखो सेल की साइज होती है 10⁻⁶ में, माइक्रोमीटर में, जिसको अपन माइक्रोमीटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नैनोमीटर, 10⁻⁹। तो इसकी साइज कितनी होती है? 15 to 20 नैनोमीटर होती है, नैनोमीटर। है ना। माइक्रोमीटर का मतलब बड़ा होता है, नैनोमीटर का मतलब छोटा होता है। तो सेल तो बड़ा होता है, सेल के अंदर होता है ना, ये तो छोटा ही होगा, करेक्ट। तो ये क्या होगा? नैनोमीटर में होगा। कितने नैनोमीटर? 15 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज, एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 50s एंड 30s यूनिट। और ये जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट से मिलके बनता है। ठीक है। ये जो इसको जूम करके बनाया ना, तो 2 यूनिट से मिलके बनता है, ऊपर वाली और नीचे वाली, है ना। जो बड़ी यूनिट होती है उसको बोलते हैं 50s, और जो छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं 30s। विच वैन प्रेजेंट इन फॉर्म। और दोनों मिलके कितनी बनाएंगी? 70s बनाएगी, है ना। एस ये का मत मतलब सोचना, क्या है? एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। कौन सी यूनिट? सेडबर्ग यूनिट। तो ये मत सोचना 50 और 30 80 हो जाएगा, नहीं 80 नहीं होगा।
इसकी फॉर्म में अपन 70 बोलेंगे, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कौन सा राइबोसोम मिलेगा, 70s राइबोसोम मिलेगा। और जो हमारी सेल है उसके अंदर कौन सा राइबोसोम मिलेगा, 80s 80s राइबोसोम मिलेगा। यहाँ तक समझ आया। तो विच इज प्रेजेंट टुगेदर, तो दोनों को टुगेदर मिला के अपन क्या बोलते हैं, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम में क्या क्या काम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का काम होगा। स्वेरल राइबोसोम में भी अटैच टू द सिंगल mRNA टू फॉर्म ए चेन लाइक पोलिसोम्स और पोलीराइबोसोम्स। तो ये बोल रहा है कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। स्वेरल राइबोसोम अटैच टू द सिंगल mRNA, ये मान लो mRNA एक है ना, DNA की तरह एक स्ट्रक्चर होती है mRNA ना, तो उस पर क्या होगा, बहुत सारे राइबोसोम चिपक जाएंगे। ये राइबोसोम यहाँ पे चिपक गया है ना, इस तरह से चिपक जाएंगे। तो इस पूरी यूनिट को अपन बोलेंगे पोलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे, पोलीराइबोसोम। पोलीलाइसोम। पोलीराइबोसोम। पोली का मतलब होता है बहुत सारा, राइबोसोम का मतलब राइबोसोम। तो बहुत सारे राइबोसोम जब एक mRNA से चिपक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पोलीराइबोसोम, ठीक है। इसको पोलीसोम भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। द राइबोसोम ऑफ द पोलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। तो ये बोल रहा है जो पोलीराइबोसोम है ये काम क्या करेगा, ये प्रोटीन को, है ना, ये सॉरी mRNA को किस में बदल देगा, तो यहाँ पे जो mRNA अपने पास, इसको किस में बदल देगा, प्रोटीन में बदल देगा, ठीक है। तो अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं अदरवाइज कोई बात नहीं। तो राइबोसोम का काम समझ आया, मेनली काम याद रखना प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, ठीक है। और ये ट्रांसलेट का काम करते हैं, ट्रांसलेट वगैरह आगे बताएंगे, ठीक है। और पोलीसोम क्या होता है या पोलीराइबोसोम क्या होता है वो समझ आया। और कौन सा होता है प्रोकैरियोट्स के पास, 70s। और यूकैरियोट के पास कौन सा होता है, 80s। 70s। कौन कौन सा होता है, 30 + 50 मिलके क्या बनाते हैं, 70s। तो 37 स्मॉल यूनिट हो गई, 50 लार्ज यूनिट, है ना। फिर चलते हैं इंक्लूजन बॉडी। नाउ इंक्लूजन बॉडी, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, है ना। तो जो रिजर्व मटेरियल जो बचा के रखते हैं खाना वगैरह, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर खाना वगैरह कहाँ बचा के रखेंगे, टू फॉर्म इंक्लूजन बॉडी। तो उसको खाने, सपोज करो कुछ खाना है, उसको सेल के अंदर बचा के रखना है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना, इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो जितना भी खाना आएगा उसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोर कर देंगे, तो इसको बोलते हैं स्टोर हाउस। तो स्टोर हाउस की तरह काम कौन करता है, बॉडी स्टोर हाउस। तो जो रिजर्व मटेरियल है खाना वगैरह, उसको बचाने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम कहाँ पे करेंगे अपन, इंक्लूजन बॉडी के अंदर करेंगे, है ना। तो स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म में करेंगे स्टोर, तो और साइटोप्लाज्म में किसकी फॉर्म में करेंगे, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में करेंगे। नाउ दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, जैसे सीधी पड़ी रहती है, इस तरह से सीधी पड़ी रहती है। सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फ्री पड़ी रहती है। ये साइटोप्लाज्म है और घूम रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, है ना। सपोज करिए फॉस्फेट का टुकड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी, है ना। नाउ साइनोफाइसिन ग्रेनुअल, साइनोफाइसिन का ग्रेनुअल्स होता है, ग्लाइकोजन का टुकड़ा हो सकता है। तो कोई किसी का भी टुकड़ा होगा, फॉस्फेट का टुकड़ा है तो उसको फॉस्फेट ग्रेनुअल बोल देंगे, है ना। साइनोफाइसिन का टुकड़ा है तो उसको साइनोफाइन ग्रेनुअल बोल देंगे, ग्लाइकोजन का टुकड़ा है तो उसको ग्लाइकोजन ग्रेनुअल बोल देंगे। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं गैस वैक्यूल ना, इस तरह की वैक्यूल एक स्ट्रक्चर जो गैस को स्टोर करने का काम करती है, उसको बोलते हैं गैस वैक्यूल। तो वो किस किस में मिलती है, ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल एंड ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगी, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी, जो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। गैस स्टोर, तो ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर क्या मिलेगी अपन को, गैस वैक्यूल मिलेगी। यहाँ तक समझ आया। अभी जो पढ़ा है उसको देखते हैं, क्वेश्चन पूछता हूँ उससे, ठीक है। तो जो राइबोसोम होता है उसकी साइज कितनी होती है, 15 to 20 नैनोमीटर, 15 to 20 नैनोमीटर होती है। प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। कौन सा प्रोकैरियोट में कौन सा होता है, 70s होता है। 70s होता है। बहुत सारे राइबोसोम mRNA पे जुड़ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पोलीराइबोसोम या पोलीसोम बोलेंगे। यहाँ तक समझ आया। इंक्लूजन बॉडी जो रिजर्व मटेरियल है उसको स्टोर करने का काम करती है, कहाँ पे स्टोर करती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसकी फॉर्म में, ग्रेनुअल्स की फॉर्म में। अगर फॉस्फेट का टुकड़ा है तो उसको फॉस्फेट ग्रेनुअल बोलेंगे, है ना। साइनोफाइसिन का टुकड़ा है तो उसको साइनोफाइन ग्रेनुअल बोलेंगे, ग्लाइकोजन का टुकड़ा तो उसको ग्लाइकोजन ग्रेनुअल बोलेंगे। अब जो ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल बोलते हैं, है ना। किस किस में मिलेगी, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर और पर्पल और ग्रीन एल्गी के अंदर। यहाँ तक समझ आया। आया। चलो ठीक है, आज यहीं तक, ठीक है। फिर कल अपन यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, ठीक है।